हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि आज लगभग 10 दिन हो गए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो कुछ समस्याएं थीं, ठीक, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब आज से बच्चों आप लोगों को रेगुलर वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, ठीक है। और आज हम भूगोल का, ठीक, जो सेकेंड पार्ट है, हम सोचेंगे कि इसी में जो जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि है, इसका जो अंतिम पार्ट है उसको इसी वीडियो में कवर कर दें। क्योंकि वो वीडियो आज कवर कर देंगे तो कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे हम, ठीक। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो आप लोग मैनेज करिएगा बच्चों। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक। हमने बच्चों पढ़ लिया था विश्व जनसंख्या वितरण में, ठीक है, कि प्रतिकर्ष कारक क्या होता है और अपकर्ष कारक क्या होता है, ठीक है। ठीक बच्चों, तो हम आज चलते देखेंगे कि प्रवास क्या होते हैं, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, प्रवास, ठीक है। तो आज देखेंगे कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। प्रवास के प्रकार, ठीक है बच्चों। तो प्रवास देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों प्रवास लगभग मानते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। लगभग 6 प्रकार के, लगभग 6 प्रकार के, ठीक है। तो प्रवास लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थाई प्रवास। अस्थाई प्रवास, ठीक। अस्थाई प्रवास, अस्थाई प्रवास में क्या होता है बच्चों कि हम एक स्थान पर रहते हैं और उस स्थान को छोड़ के हमेशा के लिए किसी दूसरे स्थान पर बस जाते हैं, ठीक है। एक स्थान छोड़ के, उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ के किसी नई जगह पर, दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए बस जाना क्या होता है? अस्थाई प्रवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम बनारस में रह रहे हैं और बनारस को छोड़कर अगर हम दिल्ली में शिफ्ट हो जाए हमेशा के लिए, ठीक, तो उसको बोलते हैं अस्थाई प्रवास। अस्थाई नहीं, अस्थाई प्रवास, ठीक बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम? एक जगह को छोड़कर, एक जगह को हमेशा के लिए छोड़कर, हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी जगह पर बसना, ठीक है। एक स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पे हमेशा के लिए बसना का कहलाता है? अस्थाई प्रवास कहलाता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं अस्थाई प्रवास। अस्थाई या इसी को बोलते हैं मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास, ठीक बच्चों। मौसमी प्रवास क्या होता है बच्चों? मौसमी प्रवास, ठीक है। जैसे हम बनारस रहते हैं, ठीक है, तो गर्मी के दिनों में हमको गर्मी लगने लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हम कुछ समय के लिए गर्मी को टालने के लिए 2-3 महीने के लिए हम ठंडी स्थानों पर चल गए। जैसे हम शिमला चले गए, मनाली चले गए, ठीक है, ठीक। तो उसको बोलते हैं क्या? फिर जैसे इधर ठंडी आया, मौसम थोड़ा अच्छा हुआ तो हम उधर से इधर आ गए, ठीक है। फिर मनाली से हम कहाँ आ गए? बनारस आ गए। इसको बोलते हैं हम अस्थाई प्रवास, ठीक है, अस्थाई प्रवास।
मतलब कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर जाना और फिर वहाँ से अपने मूल स्थान पे आ जाना, इसको बोलते हैं अस्थायी प्रवाह। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, समय के लिए अपने जगह को छोड़कर, जगह को छोड़कर, छोड़कर दूसरी जगह पर, दूसरी जगह पर जाकर कुछ समय के लिए बसना, कुछ समय के लिए बसना अस्थायी प्रवास कहलाता है। अस्थायी प्रवास कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक बच्चों, अब तीसरा देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं गांव, गांव का प्रवास। तीसरा है गांव से गांव का प्रवास, गांव से गांव का प्रवास, गांव का प्रवास। ठीक, अर्थात एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बसना, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बसना, ये क्या कहलाता है, गांव का प्रवास कहलाता है। ठीक है, ठीक ठीक, एक गांव से छोड़कर दूसरे गांव में बसना क्या कहलाता है, गांव का प्रवास कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए गांव का प्रवास कहलाता है। अब चौथा है गांव से नगर का प्रवास, गांव से नगर का प्रवास, गांव से नगर का प्रवास। जैसे हम मान लीजिए हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर किसी हम सिटी या शहर के तरफ रुख करें, उसको बुलाता है गांव से नगर का प्रवास। ठीक है, गांव से नगर का प्रवास। ठीक, समझिए बच्चों, तो गांव से प्रवास कहता है, गांव से नगर का प्रवास कहता है। अगर एक गांव से छोड़कर दूसरे गांव में बस रहे हैं तो गांव का प्रवास है। अगर गांव को छोड़कर नगर में जाके बस रहे हैं तो गांव से नगर का प्रवास है। ठीक है, अब पांचवा हम देखते हैं, पांचवा नगर से प्रवास, नगर से नगर का प्रवास, नगर से नगर का प्रवास क्या होता है बच्चों, जैसे हम बनारस में रहते हो, ठीक है, और बनारस को छोड़कर किसी दूसरे शहर को हम पकड़ लें, जैसे हम दिल्ली को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो बनारस को छोड़कर हम दिल्ली नगर को पकड़ लिए तो ये होता है नगर का प्रवास। ठीक है, नगर का प्रवास। ठीक, और लास्ट देखते हैं हम नगर से गांव का प्रवास, नगर से गांव का प्रवास। ठीक, कोई व्यक्ति है वो शहर में रहता है, ठीक, और शहर में नौकरी करता है, ठीक है, और शहर में नौकरी जैसे ख़त्म हुई, ठीक है, वो सोचता है कि अपने घर चले, अपने गांव चले, ठीक है, तो जब वो नगर से गांव में आता है तो इसको बोलते हैं नगर से गांव का प्रवास, नगर से गांव का प्रवास बोला जाता है। तो ये बच्चों रहा हमारा 6 प्रवास के प्रकार। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे हम लिंग अनुपात। क्या लेंगे हम, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, अनुपात। ठीक बच्चों, लिंग अनुपात क्या होता है, जब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं
की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात कहलाता है। ठीक बच्चों, जैसे 1000 पुरुष हो, जैसे मान लीजिए किसी गांव में, ठीक है, 1000 पुरुष पे, ठीक है, 1000 पुरुष पर, ठीक, उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी गांव में मान लीजिए किसी गांव में 1000 पुरुषों पर, ठीक, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 920 है, तो लिंगानुपात कितना होगा? लिंगानुपात हमेशा होगा 920। लिंगानुपात, ठीक है। ठीक, तो लिंगानुपात कितना? हमेशा महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात होता है। हमेशा लिंगानुपात में पुरुषों की संख्या फिक्स होती है, पुरुषों की संख्या 1000 माना जाता है, और जितनी महिलाओं की संख्या होगी वही हमारा क्या कहलाएगा? लिंगानुपात। ठीक है, जैसे किसी गांव में अगर 1000 पुरुष हैं, ठीक, 1000 पुरुष हैं और वहाँ पे 700 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात कितना होगा? 700। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी गांव में 1000 पुरुष हैं और महिला वहाँ पे 1100 हैं, तो लिंगानुपात कितना कहलाएगा? 1100। ठीक है, तो हम पुरुषों और महिलाओं की संख्या का तुलना करेंगे। पुरुषों की संख्या फिक्स है 1000, ठीक है, और महिलाओं की संख्या बढ़ और घट सकती है। ठीक है, तो ये कहलाता है लिंगानुपात। ठीक है, तो बच्चों आपने जान गया कि लिंगानुपात क्या होता है। ठीक, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या रहती है उसी को बोलते हैं लिंगानुपात। ठीक, आइए लिंगानुपात का सूत्र क्या होता है बच्चों? लिंगानुपात का सूत्र, लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा में 1000। ये हमारा लिंगानुपात निकालने का सूत्र है। ठीक, ये हमारा लिंगानुपात निकालने का फार्मूला है। ठीक, लिंगानुपात निकाल फार्मूला क्या आता है? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे में 1000। ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। अच्छा, नया टॉपिक है कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। ठीक है, या जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रभाव क्या होगा, घट रही है तो प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने का क्या प्रभाव होगा। पहला होगा, अगर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, तो पहले बात संसाधनों की कमी होगी। क्या होगी? संसाधनों की कमी होगी। संसाधनों की कमी। ठीक, दूसरा होगा पर्यावरण प्रदूषण।
पर्यावरण प्रदूषण होगा। तीसरा क्या होगा बच्चों? भूखमरी और अशांति होगा। भूख मरी और अशांति होगा। अशांति होगा, ठीक है। चौथा क्या होगा? जीवन प्रत्याशा में कमी होगी। जीवन प्रत्याशा में कमी होगी, ठीक। तो बताइए बच्चों क्या होगा? ठीक, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? संसाधनों की कमी होगी, ठीक है। जो लोग 2 लोग खा रहे थे उसी को 10 लोग खाएंगे, ठीक, तो भोजन सबको कम आएगा, ठीक है। भोजन कम आएगा कि नहीं आएगा? कम आएगा, आएगा, ठीक। तो संसाधनों की कमी होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण होगा। हमारा पर्यावरण क्या होगा? प्रदूषण होगा, ठीक है। लोग वृद्धि होंगे तो उनको भोग करने के लिए, ठीक, वृक्षों को काटेंगे, गंदगी फैलाएंगे, ठीक है। तो हमारा जिससे क्या होगा? पर्यावरण क्या होगा? प्रदूषण होगा, ठीक। तीसरा है भूखमरी होगी, ठीक है। अभी हमने आपको बताया हमने कि अगर पहले 1 किलो चावल में 2 लोग खाते थे, अब 1 किलो चावल में 20 लोग खाएंगे तो क्या किसी का पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो क्या आएगी? भूखमरी आएगी। क्या आएगी? भूखमरी आएगी बच्चों। और चौथा होगा जीवन प्रत्याशा में कमी। अपना लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा में आपकी कमी आएगी, ठीक है। तो हमारा जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं, ठीक है, ठीक। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। संक्रमण सिद्धांत, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनिए इसको, ठीक। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, आइए देखते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, ठीक। देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित होगा तब वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा होगा। दोनों ही बहुत ज़्यादा होगा, ठीक ठीक। लेकिन समाज जैसे ही तरक्की करेगा, अर्थात समाज
समाज नगरीय, नगरीय, औद्योगिक, औद्योगिक और साक्षर होगा, और साक्षर होगा, होगा, तब जन्म दर और मृत्यु दर जन्म दर और मृत्यु दर कम होने लगती है, होने लगती है। ठीक। तो बच्चों, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है? जननांगीय संक्रमण सिद्धांत बच्चों कहता है कि अगर कोई समाज है, ठीक, अगर कोई समाज है, ठीक, अगर कोई समाज है, ठीक, ग्रामीण है, ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित है, अगर कोई समाज है, ठीक, अगर कोई समाज है, ग्रामीण है, खेतीहर और अशिक्षित है, तो वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक। लेकिन जैसे ही समाज ग्रामीण से नगरीय में तब्दील होगा, नगरीय, ठीक, जैसे ही समाज खेतीहर से औद्योगिक में तब्दील होगा, औद्योगिक, जैसे ही समाज अशिक्षित से शिक्षित की ओर जाएगा, अशिक्षित की ओर जाएगा, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होंगे, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होंगे, दोनों ही कम होंगे। ठीक है। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या बच्चों का कहता है? कहता है बच्चों कि अगर समाज, ठीक है, समाज अगर ग्रामीण है, क्या है? ग्रामीण है, दूसरा क्या है? खेतीहर है और अशिक्षित है, तो वहां पे जनसंख्या, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा होंगे। लेकिन जब समाज, ठीक है, लेकिन जब समाज, ठीक, ग्रामीण से तब्दील होके चला जाएगा नगरीय में, ठीक, जब समाज खेतीहर से तब्दील होकर चला जाएगा किसमें? औद्योगिक में, और जब समाज अशिक्षित से तब्दील होकर शिक्षित में जाएगा, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यही क्या है? यही जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है। ठीक है। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे, ठीक, इन सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे जननांगीय संक्रमण सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति F.W. नोटेस्टीन थे। ठीक है, F.W. नोटेस्टीन। ठीक है, इन्होंने जननांगीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। तो कोई आपसे पूछेगा, बताइए जननांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत दिया था F.W. नोटेस्टीन। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि अगर समाज,
अगर समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित होगा तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होगा। लेकिन यही समाज जब खेतिहर से तब्दील हो जाएगा नगरीय में, ग्रामीण से तब्दील हो जाएगा नगरी में, खेतिहर से तब्दील हो जाएगा औद्योगिक में, और अशिक्षित से तब्दील हो जाएगा किसमें? अशिक्षित में। तो यही समाज जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये है कहलाता है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक, यह 3 अवस्था में पाया जाता है। कितने अवस्था में? 3 अवस्था में जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत तीन अवस्था में होता है। ठीक, 3 अवस्था में होता है। तीन अवस्था में होता है। ठीक है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्था में होता है। ठीक, जैसे पहले अवस्था में था, पहले अवस्था में क्या था हम देखेंगे। पहले अवस्था में, ठीक, प्रथम अवस्था में, प्रथम अवस्था। ठीक है, प्रथम अवस्था में क्या था? इसमें जो है प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होगा। प्रथम अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होगा। मतलब आदमी जन्म भी अधिक लेंगे और मरेंगे भी अधिक। ठीक है, दोनों होगा। दूसरा है बच्चों, दूसरा है लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे क्योंकि शिक्षा और जागरूकता नहीं है। वे लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। क्यों पैदा करेंगे? क्योंकि उनमें शिक्षा नहीं है। क्योंकि वे अशिक्षित हैं। ठीक है, वे अशिक्षित हैं। ठीक, वे अशिक्षित हैं। इस अवस्था में लोग मरेंगे भी। ठीक है, बीमारी से। ठीक है, किससे मरेंगे? बीमारी से, महामारी से मरेंगे। बीमारी, महामारी से लोग मरेंगे। ठीक, लोग मरेंगे। नतीजा यह होगा कि यहाँ की जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि कम होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर मरेंगे। ठीक, जन्म ले रहे हैं तो अधिक मर भी रहे हैं, बीमारी से, महामारी से, कोई ना कोई रोग से। ठीक है, मरेंगे किसी न किसी कारण से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नहीं है। ठीक, यहाँ पे शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो यह प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में आने वाले देश जैसे हैं, जैसे बांग्लादेश। इस
अवस्था में आने वाले देश जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब डेवलपमेंट, अभी शिक्षा का बहुत अभाव है, ठीक है। यहाँ पे लोग जन्म भी ज़्यादा लेते हैं और मरते भी ज़्यादा हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी अवस्था को देख लेते हैं। दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था, द्वितीय अवस्था, अवस्था। शुरुआत में जन्म दर, शुरुआत में जन्म दर अभी भी ज़्यादा रहता है, लेकिन समय के साथ समय के साथ कम होने लगती है, होने लगती है, ठीक है। कम होने लगती है। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सेवाएं, दवाइयाँ और सफाई बेहतर होने से मृत्यु दर तेजी से घटता है, तेजी से घटता है। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। इस अवस्था में आने वाले देश, इस अवस्था में आने वाले देश, इस अवस्था में आने वाले देश, इस अवस्था में आने वाले देश भारत, चीन, भारत चीन जैसे देश हैं। तो बच्चों, प्रथम अवस्था में हम देखे थे कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन द्वितीय अवस्था में हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा के मृत्यु दर को कम करते हैं, लेकिन जन्म दर तो अभी भी ऊंचा है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जनसंख्या बड़ी तेज बढ़ता है, ठीक है। जैसे हमारा देश भारत है, भारत में क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, और चीन जो पहले स्थान पे था अब दूसरे स्थान पे हो गया है, ठीक है। तो ऐसे देश, ठीक है, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, ठीक, जिससे मृत्यु दर तो नहीं हो पा रही है, मृत्यु दर अधिक नहीं हो पा रही है, लेकिन जन्म दर अभी भी बहुत तेज हो रहा है, जिससे, ठीक, जिससे जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, ठीक, समझ में आ रहा है, जिससे जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, ठीक, जैसे भारत और चीन की जनसंख्या है,
ठीक है। और तृतीय अवस्था में, आइए हम तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था इनमें, इसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम होता है, दोनों ही कम होता है। ठीक, ठीक है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम होता है, तो क्या होगा, जनसंख्या न बढ़ पाएगा न घटेगा। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है, कम हो जाती है। इन देश ऐसे आमतौर विकसित देशों में होता है, ऐसे आमतौर विकसित देशों में होता है। वो क्यों? वहाँ पे क्या है, विकसित देशों में क्या है, शिक्षा बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर है। ठीक है, स्वास्थ्य बेहतर है, जीवन स्तर बेहतर है, स्तर बेहतर है, बेहतर है। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर है? कौन से देश है? जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, जापान, ठीक, जापान, ठीक है। तो ये सब देश हैं क्या, ये सब डेवलप्ड देश हैं। यहाँ पे न जनसंख्या अधिक बढ़ता है न घटता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये रहा तीनों अवस्था बच्चों। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों, अब देख लेते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। नया टॉपिक, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या कैसे नियंत्रण किया जाए? ठीक है, जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित करेंगे? ठीक, तो आइए, पहला, परिवार नियोजन करके, परिवार नियोजन करके। दूसरा है महिला सशक्तिकरण करके, महिला सशक्तिकरण को करके। तीसरा, विवाह की आयु में वृद्धि करके, विवाह की आयु में वृद्धि करके। चौथा, शिक्षा प्रसार में वृद्धि करके, वृद्धि। तो ये रहा बच्चों जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ठीक है, हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। ठीक है, क्या महिला को सशक्तिकरण कर सकते हैं,
विवाह की आयु को हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और शिक्षा का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं जिससे सभी लोग जागरूक होंगे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ठीक। अब एक नाम बस जान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या का सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया, जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया, जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे माल्थस, ठीक है, माल्थस, ठीक। माल्थस क्या है, माल्थस जनसंख्या माल्थस इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत क्या दिया, जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस जो थे, ठीक है, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ठीक है, ठीक है। तो माल्थस, ठीक, माल्थस क्या है, माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा कि जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे माल्थस। क्या बताएंगे, माल्थस ब्रिटेन के हैं, ठीक। तो ये रहा बच्चों आपका फुल चैप्टर कंप्लीट। बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, लगभग 42 मिनट या 43 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी तक, अभी 1-2 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ा बन गया बच्चों। वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, और लेक्चर आपको कैसा लग रहा है हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को हमारे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, ठीक। हम अब रह गया है पॉलिटिकल साइंस, उसका भी ये लग रहा है हमको कि 1-2 पार्ट और एक पार्ट लगभग और आएगा, एक पार्ट में उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो कल से हम रेगुलर जैसे हम पढ़ाते थे, सोम मंगल बुध को हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और बृहस्पति शुक्र शनि को हम पढ़ाते थे ज्योग्राफी, तो वैसे ही चलेगा। और आप वीडियो को प्यार दें, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।